नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मीरा है। आज मैं 40 साल की हूँ। अगर आप मुझे बाहर से देखेंगे तो शायद आप मेरी किस्मत पर रश्क करेंगे। दक्षिण मुंबई का एक आलीशान पेंट हाउस जहाँ से पूरा समुद्र दिखाई देता है। मेरे शरीर पर सजे लाखों के गहने और गराज में खड़ी 3 विदेशी गाड़ियाँ। लोग कहते हैं कि मैं एक रानी की तरह रहती हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रानी के ताज का बोझ कभी-कभी सिर को नहीं बल्कि रूह को थका देता है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे पति शेखर देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। वो शहर की इमारतें बनाते हैं, नक्शे तैयार करते हैं, लेकिन अफसोस वो हमारे घर का नक्शा भूल गए। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मारपीट नहीं थी, बस एक खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा कान फाड़ती है। शेखर सुबह 7 बजे निकलते और रात को 11 बजे लौटते। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, पर अजनबियों की तरह। हमारी बातें सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित थीं। डिनर में क्या है, आज मुझे देर होगी, या मेरे कपड़े प्रेस के लिए भेज देना। मेरे पास सब कुछ था, सिवाय वक्त और स्पर्श के। एक औरत को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए कि कोई उसकी तरफ देखे और कहे कि तुम आज अच्छी लग रही हो। कोई उसके बालों को सहलाए, कोई उसकी चुप्पी को पढ़े। मेरे जीवन में ये सब सूख चुका था, बिल्कुल मेरी बालकनी में रखे उन मुरझाए हुए पौधों की तरह। मैं अपना दिन किटी पार्टी, शॉपिंग और जिम में बिताती थी, पर रात होते ही वो अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता। मुझे लगता था कि मैं धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही हूँ। बसंत का आगमन, गर्मियों की शुरुआत था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बड़ी सी टेरेस पर एक बगीचा बनवाऊंगी। शायद फूलों के बीच मुझे कुछ सुकून मिले। मैंने एक एजेंसी को फ़ोन किया और उन्होंने अगले दिन अपने सबसे अच्छे माली को भेजने का वादा किया। अगली सुबह जब घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र शायद 25 या 26 साल रही होगी। सांवला रंग, पसीने से चमकता माथा और हाथों में मिट्टी के निशान। उसने एक साधारण सी टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी। नमस्ते मैम, मैं आर्यन हूँ, ग्रीन लाइफ नर्सरी से, उसने अपनी टोपी उतारते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे गीली मिट्टी की खुशबू। मैंने उसे अंदर बुलाया और छत का रास्ता दिखाया। आर्यन ने काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बस एक कर्मचारी था। लेकिन धीरे धीरे मेरा ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। शेखर हमेशा फ़ोन पर चिल्लाते रहते थे, उनका चेहरा तनाव से भरा रहता था। इसके ठीक विपरीत आर्यन जब पौधों के साथ होता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती। वो पौधों से बातें करता, सूखे पत्तों को ऐसे हटाता जैसे किसी बच्चे के आंसू पोंछ रहा हो। उसकी बाजुएं जब मिट्टी खोदतीं तो उसकी मांसपेशियां कस जातीं। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से लुढ़कती हुई उसकी पीठ तक जातीं। मैं अपनी ड्राइंग रूम की खिड़की से पर्दों के पीछे छिपकर उसे घंटों देखती रहती। मुझे उसमें जीवन दिखाई देता था, जो मेरे घर में नहीं था। आकर्षण का जाल। एक हफ्ता बीत गया। अब मैं जानबूझकर छत पर जाने के बहाने ढूंढने लगी। कभी उसे ठंडा पानी देने जाती, कभी चाय। आर्यन, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैंने एक दिन उसके पास खड़े होकर कहा। उस वक्त वो गुलाब की कलम लगा रहा था। उसने सिर उठाकर मुझे देखा और मुस्कुराया। मैम, मेहनत नहीं, ये तो प्यार है। जब ये कली खिलेगी ना तो सारी थकान मिट जाएगी। उसकी मुस्कान, हे भगवान, उसकी मुस्कान में इतनी मासूमियत और अपनापन था कि मेरा दिल, जो बरसों से पत्थर हो चुका था, पिघलने लगा। मुझे जलन हुई उस गुलाब की कली से जिसके लिए वो इतना इंतजार कर रहा था। काश कोई मेरा भी इंतजार करता। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। मैंने जाना कि वो एक छोटे गांव से है और यहाँ शहर में बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है। ये पार्ट टाइम जॉब वो अपनी फीस भरने के लिए करता था। वो पढ़ा लिखा और समझदार था। मेरा आकर्षण अब जुनून में बदलने लगा था। मैं सुबह उठते ही सबसे अच्छे कपड़े पहनती, सिर्फ ये सोचने के लिए कि आर्यन मुझे देखेगा। मैंने गहरे गले वाले ब्लाउज और शिफॉन की साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे, मुझे सराहे, अपनी उन गहरी काली आंखों से मुझे वैसे ही देखे जैसे वो उन फूलों को देखता है। लेकिन आर्यन हमेशा अपनी मर्यादा में रहता। वो जी मैम, हाँ मैम से ज्यादा कभी कुछ नहीं बोलता। उसकी ये बेरुखी मेरी आग को और बढ़ा रही थी। मुझे लगा शायद वो गरीब है और मैं अमीर, इसलिए वो डरता है। मुझे उसे इशारा देना होगा। एक दिन शेखर काम के सिलसिले में लंदन चले गए। पूरा घर खाली था, नौकर छुट्टी पर थे, बस मैं और मेरा अकेलापन। और अगले दिन आर्यन आने वाला था। मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं, मुझे ये दूरी मिटानी ही होगी। तूफान और जज्बात। अगले दिन दोपहर में मौसम बदल गया। काले बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। आर्यन छत पर काम कर रहा था। वो भीग चुका था,
मैं ऊपर गई। मैंने एक बहुत ही आकर्षक स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी। आर्यन, बहुत तेज बारिश है, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे, मैंने आवाज़ दी। नहीं मैम, बस ये गमले शेड में रख दो, वरना पौधे खराब हो जाएंगे, वो चिल्लाया। मैं भागी और उसके पास गई। छोड़ो इन्हें, चलो अंदर, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसे लगभग खींचते हुए अपने लिविंग रूम में लाया। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसकी टी-शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। वो संकोच में खड़ा था। मैम, आपका कालीन गंदा हो रहा है, मैं बाहर वेट करता हूँ। कुछ गंदा नहीं हो रहा आर्यन, मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट थी और अंदर मेरे दिल का शोर। मैंने एक तौलिया उसे दिया। जब वो बाल पोंछ रहा था, मैं उसकी ठीक सामने खड़ी हो गई। आर्यन, तुम्हें पता है ये घर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत खाली है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो रुका और मेरी तरफ देखा। जी मैम, आप कुछ कह रही थीं? मैंने उसके करीब कदम बढ़ाया। शेखर कभी घर पर नहीं होते, मैं बस दीवारों से बातें करती हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, जैसे तुम इन पौधों को समझते हो। आर्यन थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में घबराहट थी। मैम, आप शायद तनाव में हैं, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए, मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे प्यार चाहिए आर्यन, क्या तुम नहीं देखते कि मैं तुम्हारे लिए कैसे तैयार होती हूँ? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? मैंने अपनी सारी शर्म त्याग दी थी। मैं एक 40 साल की अमीर औरत एक 25 साल के लड़के के सामने प्यार की भीख मांग रही थी। मेरे पास बहुत पैसा है आर्यन, मैं तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे जीवन का सारा खर्चा उठा सकती हूँ। तुम्हें कभी धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। बस मुझे अकेला मत छोड़ो। मैंने अपना सिर उसके सीने पर रखने की कोशिश की। मैं उस पल में अंधी हो चुकी थी। सच्चा आईना। तभी आर्यन ने मुझे खुद से अलग किया। उसने झटका नहीं दिया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने मेरे कंधों को पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठा दिया। वो मेरे सामने घुटनों पर नहीं बैठा, बल्कि थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हवस नहीं थी, ना ही गुस्सा था। वहां सिर्फ दया थी, और वो दया मुझे किसी तमाचे से ज्यादा जोर से लगी। मैम, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। आप बहुत खूबसूरत हैं और आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आप जो मांग रही हैं वो मैं नहीं दे सकता। क्यों? मैं रोते हुए चिल्लाई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? आर्यन ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने कुछ स्वाइप किया और मुझे एक फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो में एक सांवली सी लड़की थी, साधारण सूती साड़ी में। वो बहुत कमज़ोर दिख रही थी, शायद बीमार थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। ये सुधा है मैम, आर्यन ने कहा। मेरी मंगेतर गांव में रहती है। उसे किडनी की बीमारी है मैम। मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ, धूप में जल रहा हूँ, ये गालियाँ सुन रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि उसके इलाज का पैसा जमा कर सकूं और उसे शहर ला सकूं। मैं सन्न रह गई। मेरे आंसू थम गए। आर्यन ने आगे कहा, मैम, जब मैं दिन भर काम करके थकाहारा रात को उसे वीडियो कॉल करता हूँ और वो उस टूटे हुए फ़ोन की स्क्रीन पर मुस्कुराती है, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। अगर आज मैंने आपके साथ ये रिश्ता बनाया, चाहे वो पैसे के लिए हो या हमदर्दी के लिए, तो मैं उस मुस्कान से नज़रें कैसे मिलाऊंगा? मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा मैम। उसने अपनी गीली टी-शर्ट खींच की। आपका ये बंगला, ये एसी, ये गाड़ियाँ, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन सुधा का हाथ पकड़कर जो सुकून मिलता है, वो इन रेशमी चादरों में नहीं है। आप अकेली हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी और का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाया जा सकता मैम। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफान शांत हो गया था। आर्यन की बातें किसी मंत्र की तरह मेरे कानों में गूंज रही थीं। एक साधारण माली ने मुझे एक हाई सोसाइटी लेडी को चरित्र और वफादारी का पाठ पढ़ा दिया था। मुझे अपने आप पर इतनी घिन आई कि मैं जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो आर्यन, मैंने धीमे स्वर में कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आर्यन में हाथ जोड़े। कोई बात नहीं मैम, इंसान कमज़ोर होता है, कभी कभी रास्ता भटक जाता है। मैं कल से नहीं आऊँगा, काम पूरा हो गया है। वो मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते रुका और बोला, मैम, साहब से बात कीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला पत्थर है, पर शायद उसे किसी के हथौड़े की ज़रूरत होती है टूटने के लिए। कोशिश करके देखिए। और वो चला गया। मैं घंटों वहीं बैठी रही। उस टूटी स्क्रीन वाली लड़की की मुस्कान और आर्यन की वफादारी ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी थी। नई शुरुआत। उस रात में सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने शेखर को वीडियो कॉल किया। वो मीटिंग में थे, उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने मैसेज किया, शेखर,
मुझे आपकी ज़रूरत है, इस घर को नहीं। मुझे अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो शायद हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में चिंता थी। हम घंटों बात करते रहे। मैंने उन्हें अपनी खामोशी, अपने अकेलेपन के बारे में बताया, बेशक आर्यन वाले किस्से को छोड़कर। मैंने उन्हें बताया कि अब मैं और नहीं जी सकती। शेखर ने पहली बार मेरी बातें सुनी। उन्होंने माना कि काम की दौड़ में उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया था। 1 हफ्ते बाद शेखर वापस आए। वो बदले हुए नहीं थे, रातों रात चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन एक कोशिश शुरू हुई। हमने साथ में डिनर करना शुरू किया। हम वीकेंड पर बाहर जाने लगे। मैंने भी अपनी खुशी का जिम्मा सिर्फ पति पर डालना बंद कर दिया। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो अनाथ बच्चों को पढ़ाता है। वहां जाकर मुझे लगा कि मेरा खालीपन भर रहा है। और आर्यन, मैंने आर्यन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने पता करवाया